जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चहीते कार्यक्रम उभरता झारखंड में। दोस्तों, भारतीय किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या बीज के भंडारण के संदर्भ में रही है। पुराने ज़माने में बीज के भंडारण ना कर पाने की वजह से आज वर्तमान में कई ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं या फिर उनकी पहचान कर पाना काफ़ी कठिन है। और इसी कारण इन प्रजातियों को सहेजने और उन्हें संरक्षित करने के लिए नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का निर्माण किया गया। ये संस्थान उन सारी प्रजातियों को ढूंढकर, उन्हें खोजकर, जो पुरानी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, उन्हें संरक्षित कर रहा है। और इनका मुख्य कार्य है उन किसानों की सहायता करना और उन्हें प्रोत्साहित करना जो इन पुरानी प्रजातियों को बहुत वक्त से संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आइए जानते हैं आखिर यह कैसे संभव हो पा रहा है। अपने देश में किसान खेती करते हैं और उसमें तरह तरह के बीजों और पौधों का इस्तेमाल करते हैं। वक्त के साथ वे अपने बीजों और पौधों के किस्मों में परिवर्तन भी करते हैं। इस क्रम में उनके पुराने बीजों और पौधों का प्रकार धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। फिर आगे जाकर जब उन्हें उन बीजों और पौधों की जरूरत महसूस होती है तो वे उन्हें बाजार में नहीं मिलता। ऐसी परिस्थितियों में किसानों को पुराने प्रकार के बीज उपलब्ध हों, इस उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर का पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो बीजों का संरक्षण करता है। ये ब्यूरो जैव विविधताओं को संरक्षित कर उनका गुणात्मक विश्लेषण करता है तथा बहुमूल्य जनन द्रव्यों की उपयोगिता बढ़ाता है। इस ब्यूरो का रांची केंद्र आज तक 13,000 से ज्यादा जनन द्रव्यों का संरक्षण कर चुका है। इनमें से ज्यादातर जनन द्रव्य दिल्ली मुख्यालय में संरक्षित हैं। कुछ क्रायो रिजर्वेशन के तहत संरक्षित हैं तो कुछ फील्ड जीन बैंक के तहत रांची जिले में ही संरक्षित हैं। इन संरक्षण विधियों से किसानों की समस्या हल हो जाती है तथा उन्हें आर्थिक लाभ भी पहुंचता है। किसान भाइयों, हमारा यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक अभिन्न अंग है और जिसका प्रमुख दायित्व जो हमारे बायोडायवर्सिटी हैं, उनकी विविधता, जैव विविधता, उनको संरक्षित करना, उनके गुणात्मक विश्लेषण करना और बहुमूल्य जो जनन द्रव्य हैं उनकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और इस महती कार्य को करने के लिए हमारे संस्थान के साथ 10 क्षेत्रीय केंद्र कंधे से कंधे मिला करके काम करते हैं। उन्हीं 10 क्षेत्रीय केंद्रों में से एक है अपना यह रांची केंद्र। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी और संस्थापक ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर जेवी तोमर साहब ने बड़ी ही दूरदर्शिता दिखलाते हुए इस 48 एकड़ क्षेत्र में फैले हुए संस्थान को संवारा। परिणाम स्वरूप इन 30 सालों में हमने 13,000 से ज़्यादा जनन द्रव्यों का संरक्षण किया है, जिनमें से बहुतायत तो लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए दिल्ली भेज दिए गए। उनमें से कुछ को क्रायो प्रिजर्वेशन के तहत भी संरक्षित किया जाता है और उसका एक अहम भाग हमारे बीच मौजूद है इस क्षेत्रीय केंद्र पर, जिसे हम फील्ड जीन बैंक कहते हैं। फील्ड जीन बैंक के तहत वैसे बीज जिन्हें लंबे समय तक संरक्षित नहीं किया जा सकता, उन्हें फील्ड में लगाकर उनका संरक्षण किया जाता है। अपने झारखंड के रांची जिले में 600 से ज्यादा प्रकार के जनन द्रव्य फील्ड जीन बैंक में संरक्षित हैं, जैसे कटहल, बेल, इमली, जामुन, करौंदा आदि। फील्ड जीन बैंक एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उन पौधों को जिनके बीज को हम लंबे समय तक संरक्षित नहीं कर सकते, उनको हम फील्ड में ही, क्षेत्र में ही लगाते हैं और फिर इन्हीं संरक्षित जनन द्रव्यों पर काम किया जाता है। परिणाम स्वरूप आज हमारे पास 600 से ज़्यादा फील्ड जीन बैंक में एक्सेशंस संरक्षित हैं। इनमें से ज़्यादातर जो हमारे ट्रॉपिकल माइनर फ्रूट्स हैं, जैसे कटहल, बेल, इमली, जामुन, करौंदा
इनके जनन द्रव्य संरक्षित हैं। सबसे ज़्यादा कटहल है, जो 246 तरह के कटहल हमारे इस क्षेत्रीय प्रांगण में संरक्षित हैं। वैसे ही 163 तरह के बेल हैं, 52 तरह के जामुन यहाँ पर संरक्षित हैं। इमली की यदि हम बात करें तो 100 से भी ज़्यादा तरह की इमली का संरक्षण यहाँ पर किया गया है। फील्ड ग्रीन बैंक में खासकर बागवानी वाले बीजों का संरक्षण पौधों के रूप में होता है। बागवानी वाले बीजों को ज्यादा दिनों तक संरक्षित करना मुश्किल होता है, अतः इन्हें पौधों के रूप में फील्ड में लगाकर इनका संरक्षण, इससे इन्हें लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। देखिए, पहली बात है, जो बागवानी वाली फसलें हैं उनको संरक्षित करना थोड़ा मुश्किल होता है, जो कंपेयर टू हमारे फसल या दलहन की हैं उनके पौधों के कंपैरिजन में, क्योंकि कहते हैं कि इनके जो बीज हैं ना, इनके बीज के जो गुण होते हैं 2 तरह के मेनली होते हैं, रिकैल्सिट्रेंट एंड ऑर्थोडॉक्स। जो हमारे बागवानी वाली फसलें हैं उनके बीज रिकैल्सिट्रेंट होते हैं, इनको हम ज़्यादा दिनों तक संरक्षित करके नहीं रख सकते, इसलिए ज़रूरत होती है कि हम इनके पौधों को फील्ड में संरक्षित करके रखें। तो इनको हम पौधों के रूप में ही, जो लाइव प्लांट्स हैं उनको हम फील्ड जीन बैंक कहते हैं, जहाँ पे हम फील्ड में उनके लाइव सैंपल्स संरक्षित करके रखते हैं। तो आप बागवानी फसलों की बात कर रहे थे कि हम कैसे संरक्षित करते हैं, तो हम उनके लाइव सैंपल्स संरक्षित करते हैं। पेड़ को हम फील्ड में लगा के रखते हैं। इनके बीजों को, जैसे सर ने आपको LTS के बारे में बताया था, लॉन्ग टर्म स्टोरेज में, तो वैसी चीज़ों, वहाँ पे हम वैसी चीज़ों को रखते हैं जिनको बिना डैमेज के कहे तो आप 100 सालों तक उसी स्थिति में रख सकते हैं जैसे में आपने उसको कलेक्ट किया था। पर बागवानी की फसलों में वैसा नहीं हो पाता। इनके जो बीज होते हैं वो रिकैल्सिट्रेंट होते हैं, इनको हम कम टेम्परेचर पे या कम मॉइस्चर में नहीं रख सकते हैं, इसलिए ज़रूरत होती है कि हम फील्ड से भी अगर बीज लेके आते हैं तो हम उसको अपने नर्सरी में तैयार करते हैं उसके पौधे, फिर हमारे फील्ड जीन बैंक में उसको स्थापित करते हैं। तो इसमें हमारी मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि फील्ड में है, उनके ख़त्म होने का जो है, मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा फील्ड जीन बैंक है, यहाँ पे 100 से ज़्यादा तरह के बेल की किस्में हैं। किस्में नहीं कहूँगी मैं, एक्सेशंस कहते हैं। किस्में वो होती हैं जो वैज्ञानिक अपनी इनपुट डाल के उनको बनाते हैं। ये एक्सेशंस हैं, 100 से अधिक तरह की हैं, और 100 से अधिक का मतलब है कि 100 से अधिक तरह के अलग अलग तरह के हैं ये। तो इनको हमने फील्ड में लगाया है और यहीं पे हम मेंटेन करके रखते हैं। अपने झारखंड की रांची शाखा में बेल, कटहल, आंवला, इमली, जामुन, बड़हर तथा मेहंदी आदि के पौधे फील्ड ग्रीन बैंक में उपलब्ध हैं। इन्हें ये किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से उपलब्ध कराते हैं। बेल के अलावा हमारे फील्ड जीन बैंक में कटहल के हैं, आंवला है, इमली है, जामुन है। इसके अलावा और भी हमारे 2-4 हैं, बड़हल के हैं, मेहंदी के हैं। इस तरह के पौधे भी हम फील्ड जीन बैंक में रखे हुए हैं। सबसे पहला हमारा काम है कि हम फार्मर्स से ही लेके आते हैं, फार्मर्स से कहें या फिर जो जंगलों में भी हैं वो भी लेके आते हैं, और हम यहाँ पे रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, और साथ में साल दर साल हम उसको ऑब्जर्व भी करते हैं कि इनके पौधे में कौन सा गुण है, इसके फल में कौन सा गुण है, इनके जो ऐसे है कि कौन जल्दी फल देता है। एक बहुत कॉमन बीमारी कह सकते हैं हम, बीमारी या जो भी प्रोसेस कहे बेल में होता है, इनका जो रिंड है वो क्रैक हो जाता है। अगर आप टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा देखेंगे, ठंडा गर्म ज़्यादा हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो उसका रिंड क्रैक हो जाता है। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण गुण होते हैं पौधों में, हम उसको देखते हैं साल दर साल, और हमें जो अच्छे दिखते हैं कि नहीं इसमें कुछ खास गुण है। जैसे बेल में अभी हमने शुरुआत नहीं की है, हम उस डायरेक्शन में उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। बेल का मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, उनके पत्तों का, उनके जो फूल हैं, फल हैं, जो कहे तो बस पकने ही वाले, वैसी स्थिति में अगर होंगे वो, तो उनका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो उस गुण को भी हम देखने की कोशिश करें। अगर 100 तरह के हमारे पास अलग अलग किस्म के हैं, और अगर हम 100 में से देखें कि किस में सबसे ज़्यादा वो है जो उसका एक्टिव प्रिंसिपल होता है, जिसकी वजह से उसकी मेडिसिनल वैल्यू है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम संस्थान को बताएंगे, या जो किसान इसकी खेती करने में इंटरेस्टेड है कि हम उसको ले जाएं, हम उनको उनका प्रोपेग्यूल जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा भी बहुत हमारा जामुन है, कटहल है, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग गुण क्या है। जामुन और कटहल में कुछ काम किया गया है पहले भी, बेल में अभी हम लोगों ने उस एंगल से नहीं देखा है, तो हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं
कि किस में जल्दी फल लगते हैं, किस में लंबे समय तक फल लगते हैं, या किस में देर से फल आते हैं कि हम उस चीज़ को मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से किसान उसको यूज़ कर सके। अगर देर से देंगे तो मार्केट में ज़्यादा उसका प्राइस मिलेगा उनको। तो ये सारे गुण हम देखते हैं। इस ब्यूरो का काम कृषि उपयोग में आने वाली किसी भी पौधे के जनन द्रव्यों का संरक्षण करना है। इसके लिए वो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से डाटा लेते हैं ताकि यह जानकारी हो सके कि किस क्षेत्र में कौन से पौधों की उपलब्धता है। फिर वो पौधों का चयन कर कृषि विज्ञान केंद्र से उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। फिर वो नेशनल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के तहत 3 या 3 से अधिक जिलों का चुनाव करते हैं। फिर वैज्ञानिकों का समूह बनाकर वहां जाकर सर्वे करते हैं। फिर सैंपल का संचयन किया जाता है और उनका प्रसंस्करण कर उन्हें संरक्षण के लिए भेज दिया जाता है। जो हमारा दायित्व है उसके तहत हम कृषि उपयोग में आने वाले किसी भी पौधे के जनन द्रव्य का संरक्षण करते हैं। वह चाहे फसलीय पौधे हों, दलहनीय हों, तिलहनीय हों, हमारा फ्रूट क्रॉप हो या फिर मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट हो, उनका हम संरक्षण करते हैं। अब हमारे पास कुछ बेसलाइन डेटा होता है। आप BSI से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यह अपने देश का एक केंद्रीय संस्थान है जो कि सर्वे के द्वारा किस क्षेत्र में कौन से पौधे की उपलब्धता है इसके बारे में बताता है। तो इस बेसलाइन डेटा को देखते हुए हम जो कृषि उपयोग में आने वाले पौधे हैं उनका चयन करते हैं। मान लीजिए हमने चयन किया कुल्थी का या सरगुजा का। ये इंफॉर्मेशन की झारखंड में ये उपलब्ध है। ये हमें साधारणतः बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डेटा बेस से ही मिलता है। फिर हम क्षेत्रीय जो संस्थान हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके साथ संपर्क साधते हैं, उनसे बात की जाती है, उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाता है और फिर एक नेशनल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के तहत हम 3 या 3 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करते हैं जहां पर वो वनस्पति अधिकाधिक मिलते हैं और फिर एक साइंटिस्ट की कंपोजिट टीम बनाई जाती है। वह साधारणतः 1 से ज़्यादा संस्थानों के वैज्ञानिकों को सम्मिलित करके बनाया जाता है। फिर एक टूर प्रोग्राम बना करके हम वहाँ जाते हैं और ग्रिड मेथड से हम सर्वे करते हैं। सर्वे के दौरान लगभग यह प्रोग्राम जो एक्सप्लोरेशन का होता है वो 10 से 15 दिनों का होता है, जिसमें कि हम विभिन्न क्षेत्रों में ग्रिड मेथड में सर्वे करते हैं, सैंपल कलेक्शन करते हैं और कलेक्टेड सैंपल को फिर प्रोसेस करके अपने क्षेत्र में लाते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद फिर उनका प्रसंस्करण करने के बाद लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए भेज दिया जाता है। तो साधारणतः संरक्षण के लिए जो हमारी वैज्ञानिक पद्धति है वो इन्हीं को फॉलो किया जाता है। अपने झारखंड में खेती और बागवानी इतने बड़े पैमाने पर की जाती है कि यहाँ फसलों की विविधताएं इतने बहुतायत में मौजूद है। तिलहनी से लेकर फलों तक में फसलों के कई प्रकार यहाँ मौजूद हैं, अतः ऐसे संरक्षण की यहाँ बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। देखिए, झारखंड छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक अहम भाग है। छोटा नागपुर प्लेट्यू अपने यूनिक लैंडस्केप की वजह से और एग्रो क्लाइमेटिक सिचुएशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। अब कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनकी की रिचनेस यहाँ मिलती है, तो यदि हम फसलीय पौधों की बात करें तो धान की विविधता यहाँ बहुत ज़्यादा है और धान से संबंधित जो वाइल्ड स्पीसीज है जैसे ओराइजा निवारा, उसकी भी बहुतायत यहाँ पे उपलब्धता मिलती है। आप रांची से ही बाहर जाएं तो आपको हर जगह जहाँ कहीं पानी का स्रोत है वहाँ पर निवारा मिलेगा। उसी तरह से दलहनी फसल में यदि आप देखें तो कुल्थी बहुतायत मिलते हैं, क्योंकि सदियों से हमारे आदिवासी जनसमूह ने इसका इस्तेमाल किया है और इसे संरक्षित रखा है। दलहनी में बात करें तो सरगुजा, आप आमतौर पे जाएं तो सरगुजा शायद अब लोग पहचान भी नहीं पाएँ, लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ ऐसे इलाके हैं जहां पर इसको आज भी हमारे आदिवासी समूह उगाते हैं और इस्तेमाल करते हैं।
अब बात करते हैं फलीय पौधों की। तो फलीय पौधों में निर्विवाद रूप से कटहल यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइवर्स है, सबसे ज़्यादा उसको विभिन्नता यहाँ पे मिलती है। आप यहाँ पर कटहल ऐसी स्थिति में है कि सालों भर आपको मार्केट में उसकी उपलब्धता निश्चित है। ये ब्यूरो चूंकि किसानों के खेतों से ही जनन द्रव्यों के नमूने इकट्ठे करता है, अतः वो चाहता है कि इस प्रक्रिया का ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो सके। इसके लिए वो हर वर्ष लगभग 450 किसानों से संपर्क साधता है। इनमें से लगभग 50% लोग हर वर्ष इनके साथ जुड़ते हैं और जनन द्रव्यों के संरक्षण में सहयोग करते हैं। देखिए, हर साल हमारा जो प्रयास होता है वो आदिवासी और जनजाति और जाति जो हमारे किसान भाई हैं वो लगभग 400 से 450 किसानों से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से सभी तो इस प्रयास में एक साथ कदम से कदम नहीं मिला पाते, लेकिन उसमें से जो लोग हमारे साथ चलते हैं वो कम से कम 50% आप मान सकते हैं कि वो हमारे साथ होते हैं। और इस तरह से उन किसान भाइयों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हम हर साल अपने प्रोग्राम को तैयार करते हैं। इस ब्यूरो द्वारा जो भी जनन द्रव्य संरक्षित किए जाते हैं वो किसानों के खेतों से ही आते हैं, अतः संरक्षित पौधों या बीजों को बेचकर जो लाभ मिलता है इसमें से वो किसानों को भी लाभांश देते हैं। निश्चित तौर पर इससे किसानों को आर्थिक मदद मिलती है। किसान हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हैं। हम जो ये जनन द्रव्य हैं मूलतः उनके यहाँ से ही लाते हैं। यदि हम जंगलों से भी लाते हैं तो वो उनकी ही देन है, उनके द्वारा ही वो संरक्षित है। तो एक्चुअल कस्टोडियन हमारे किसान भाई हैं। इसीलिए हमारे संस्थान के अंदर इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि किस तरह से हम किसानों को भी इसमें लाभांश दे सकें। बायोडाइवर्सिटी एक्ट के तहत एक प्रोविज़न बना जिसमें कि बेनिफिट शेयरिंग की बात उभर के सामने आई, और इसी का लाभ उठाते हुए हमारे संस्थान का प्रयास रहता है कि जो PPVFRA अथॉरिटी है उनके साथ जो यूनिक मटेरियल है, कुछ ऐसा जो कहीं नहीं मिलता, उनको हम रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद एक MOU साइन किया जाता है ताकि जो भी लाभांश उससे उपार्जित हो उसको हम उनको शेयर कर सकें। तो यह डायरेक्ट बेनिफिट की बात है। अब आते हैं इनडायरेक्टली। तो इनफैक्ट जब हम गुणात्मक विश्लेषण इन संसाधनों का करते हैं तो यह जानकारी हम रिस्पेक्टिव संस्थानों से साझा करते हैं और वो इसका इस्तेमाल अच्छे किस्मों के विकास में करते हैं। तो जो आप किस्में देख रहे हैं धान की अच्छी ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी, वो अंततः हमारे इसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। तो वो इनडायरेक्ट बेनिफिट किसानों को हमारे इस रिसर्च की प्रक्रिया से ही मिल रहा है। ये ब्यूरो किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए हर दृष्टि से काम करता है। एक तो वो कि फसलों के अनमोल बीजों को संरक्षित करता है तथा जरूरत पड़ने पर उसे किसानों को उपलब्ध भी कराता है। फिर दूसरी तरफ वो फसलों का गुणात्मक विश्लेषण कर उसकी खूबी किसानों को बताता है तथा उसके मूल्यवर्धन में उनकी मदद करता है। इतना ही नहीं, ये किसानों के पौधे संरक्षित करने में उन्हें तकनीकी मदद भी पहुंचाता है। चूँकि हमारा जो मूल संसाधन है वो किसान भाई हैं, उनसे ही हम संसाधन ये जर्मप्लाज्म ले रहे हैं। हमारा ये कोशिश होता है कि जो उसमें से अच्छी किस्में हैं, मान लीजिए हमने कुछ लैंड रेसेस किसानों के यहाँ से लिए जो उनके द्वारा ही संरक्षित किए गए हैं सदियों से, तो उनको वापस यदि हम देने की बात उठती है तो हम उनको वो मुहैया करा सकें। पहला तो ये प्रयास होता है कि जब कभी वो चाहें, ठीक इसी तरह का प्रयास एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में भी हुआ था। वहाँ पर लगभग 32 रेड राइस की पैडी जो है, लाल किस्म के दाने उसके होते थे, वह कलेक्ट किया गया था। बाद में किसानों ने कहा कि हमें वो 32 जो रेड राइस वाली वैरायटी है वो हमें चाहिए। सीड चेन से वो गायब हो चुका था क्योंकि वो लैंड रेस था। फिर हमारे संस्थान ने लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन से उसे निकाल करके उसे दिया गया। तो पहला तो हमारा सबसे पहला प्रयास होता है कि जो किसानों के यहाँ से हम लाए हैं वह ठीक जैसे बैंक आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखता है, हम सुरक्षित रखें और जब कभी आपकी ज़रूरत हो तो हम वापस कर सकें। दूसरी चीज़
कई बार आप जिन चीज़ों को उगा रहे होते हैं उनका आप क्वालिटी असेसमेंट नहीं किए हुए होते हैं और सोना भी आप पत्थर के भाव में बेच रहे होते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि उसके गुणात्मक विश्लेषण करें। यदि उसमें से कुछ ऐसा है जो अनोखा है, जिसका कि मार्केट प्राइस भी बेहतर हो, तो वो ये जानकारी आपसे साझा करते हैं और फिर मदद करते हैं उनको कि किस तरह से उन अनोखे चीज़ों को, उस यूनिक जर्मप्लाज्म को वो मार्केट का वैल्यू रियलाइज़ कर सकें। ये दूसरा इंडिवर हमारा होता है। तीसरी तरफ हम ये कोशिश करते हैं कि जो किसान भाई अपने बैकयार्ड में, मान लीजिए वो जैकफ्रूट रखे हुए हैं, अब उनके पौधे पुराने हो गए, उनको वो बचाना चाह रहे हैं, लेकिन टेक्निकली वो इतने ज़्यादा सक्षम नहीं है कि उसको बचा पाएँ, तो हम उनमें टेक्निकल इंटरवेंशन भी देते हैं, उनको मदद करते हैं कि आप कैसे इस रोग से या इस कीटाणु से अपने पौधे को बचाइएगा, साथ ही इस तरह के अन्य पौधे भी आप बना पाइएगा। तो हमारा ये बहुआयामी प्रयास होता है ताकि ओवरऑल किसानों का न केवल ये संसाधन समृद्ध हो, बल्कि इस समृद्धि का आर्थिक लाभ भी उनको मिले। इस ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य किसानों के संसाधनों का संरक्षण कर उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाना है। अतः उनके द्वारा संरक्षित किए गए फसलों के प्रकार का व्यवस्थित ढंग से खेती कराकर ब्यूरो किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचा रहा है। हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि झारखंड एक ऐसा क्षेत्र अभी भी है जहां पर विकास ने वो तांडव नहीं मचाया जो पंजाब और हरियाणा में हमें देखने को मिलता है। बहुत हद तक हमारे किसान भाइयों ने अपने आसपास संसाधनों को संरक्षित रखा है, अपने पूर्वजों की देन को, धरोहर को संवार के रखा है। हमारे संस्थान के कार्यों का एक प्रमुख आयाम ये होता है कि किस तरह से उनके इन प्रयासों को हम आगे बढ़ाएं, और इसी क्षेत्र में आप हमारे इम्पैक्ट को देख सकते हैं। जब आप आज सिमडेगा चले जाइए, सिमडेगा में किसानों के लिए उनके पास कुछ ऐसे जर्मप्लाज्म हैं कटहल के जो कि ऑफ सीजन में बियर करते हैं, जिनका मार्केट प्राइस ऑफ सीजन में लगभग 200 रुपये पर केजी के हिसाब से होता है। हम उनको ये मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे वो अपने इस रिसोर्स को वहाँ पर यूटिलाइज कर सके, पैसे अच्छा उनको इनकम हो सके। ठीक वैसा ही कोशिश पूर्वी सिंहभूम में भी किया जा रहा है, जहाँ हम लोग उन लैंड रेसेस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं धान में, जिसका प्रीमियम प्राइस मिल रहा है। आज की डेट में वो 80 रुपये केजी भी उनको ये प्राइस देने में हम सक्षम हो पा रहे हैं। ऐसा ही प्रयास हमारे गुमला क्षेत्र में भी हम कर रहे हैं। तो हमारा यह प्रयास है कि एक क्लस्टर अप्रोच में, जहाँ अनऑर्गेनाइज वे में किसान ट्रेडिशनल वैरायटीज़ को ग्रो कर रहे थे या अपने संसाधन को संजोए हुए थे, किस तरह से उनको हम इसका आर्थिक लाभ देने में मदद कर सकें। और इस क्षेत्र में हमारे इम्पैक्ट अच्छे बन रहे हैं, उनको लाभ अच्छा मिल रहा है। औषधीय पौधों की खेती में किसानों को सबसे बड़ी समस्या होती है अच्छे बीज तथा प्रजनन की। अतः इस समस्या को दूर करने के लिए भी ये ब्यूरो कार्य कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ के किसानों को बगीचे लगाने में मदद मिल रही है। सबसे जो मुख्य समस्या हमारे किसान भाइयों को मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट में होती है, वो अच्छी गुणवत्ता वाले सीड मटेरियल की होती है। आज के दिनों में इतनी अवेयरनेस लोगों में आ चुकी है कि सभी के सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र में मेडिसिनल प्लांट लगाएं, लेकिन आखिर ये गुणवत्ता वाले बीज मिलेंगे कहाँ से? फसलीय पौधों के लिए तो संस्थान है जहाँ से आप डायरेक्ट ले सकते हैं। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी देता है। लेकिन आज अभी जो वर्तमान स्थिति में हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई सेंट्रलाइज संस्थान हो जो कि इसकी उपलब्धता करवाता है। तो सबसे मूलभूत जो समस्या है वह क्वालिटी सीड मटेरियल की है या प्रोपेग्यूल की है। यदि आप स्टीविया लगाना चाहते हैं तो आप कहाँ से लाएंगे मटेरियल, प्रोपेग्यूल कहाँ से, कटिंग कहाँ से लाएंगे, वो आपके लिए मुश्किल है। यदि मैं शतावर की बात कहूँ तो ट्यूबर कहाँ से लाइएगा, वह आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक प्रयास करना शुरू किया कि क्यों नहीं जो कुछ यहाँ के स्थानीय मेडिसिनल प्लांट हैं उसके लिमिटेड स्केल पे ही सही हम प्रोपेग्यूल बनाएं, और इन प्रोपेग्यूल्स को बना करके हम किसानों में आवंटन की एक योजना बना रहे हैं, ताकि जो किसान भाई हमारे संस्थान के आसपास में इस तरह की कोई कोशिश कर रहे हैं कि वो एक बगीचा बनाना चाह रहे हैं, एक ऑर्चर्ड इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं इसका, तो उसमें हम उनकी मदद कर सकें। नए प्रकार के बीज और पौधे तो प्रायः क्षेत्र में सर्वत्र मिल जाते हैं।
पुराने और लुप्त होने के कगार पर जो बीज और पौधे पहुंच गए हैं, उनको संरक्षित करना वास्तव में एक बड़ा ही कौशलपूर्ण कार्य है। इन पुराने बीजों और पौधों की भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जिसे भूल जाने का मतलब कृषि उत्पाद के भंडार में एक अपूरणीय क्षति होगी। पुनः दैनिक जीवन में उसके चलते बहुत सी कठिनाइयां भी उत्पन्न हो सकती हैं। पुनः बहुत से पुराने बीजों और पौधों का औषधीय उपयोग भी है। ऐसे में उनका संरक्षण नितांत आवश्यक है। इस संदर्भ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर का पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो एक सराहनीय कार्य कर रहा है। झारखंड के रांची जिले में स्थित ये ब्यूरो वस्तुतः पूरे झारखंड में एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इससे किसानों को कई लाभ मिल रहे हैं और उनका जीवन बदल रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। विकास की एक ऐसी ही कहानी लेकर आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।